नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। बड़े दिनों के बाद मेरा लुधियाना जाना हुआ था, कोई 20 बरस बाद। लुधियाना मेरा मायका है। माता पिता तो कब के गुजर गए, बस छोटे भाई का परिवार ही रहता है हमारे पुश्तैनी घर में। सन 72 में जब मेरी शादी हुई थी, तब के लुधियाना और अब के लुधियाना में बहुत फर्क आ गया है। शहर से लगे जहाँ खेत खलियान और कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ भी अब कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। शहर पहले से ज़्यादा चमक दमक वाला, मगर शोर शराबे से भर गया है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शादी के कुछ सालों बाद तक तो काफ़ी आती जाती रही। फिर माँ पिताजी के गुजरने के बाद जाना करीब करीब बंद ही हो गया था। बच्चों की परवरिश और उनके स्कूल कॉलेज के चक्कर में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर बच्चे जवान हुए तो उनके शादी ब्याह और नौकरी की चिंता में लगी रही। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, पति भी रिटायर हो चुके हैं, तो अब फुर्सत ही फुर्सत है। भरा पूरा घर है, काम काज के लिए 3-3 नौकर हैं। बेटे की शादी हो गई है, प्यारी सी बहू पूरे दिन घर में चहकती रहती है। बहुत दिन से सोच रही थी कि जीवन ने अब तो थोड़ी फुर्सत दी है, तो क्यों ना भाई के घर कुछ रोज रह आऊं। कितना लंबा वक्त गुजर गया अपने मायके गए हुए। मैंने अपने मायके का जिक्र बहू से किया तो वह भी साथ चलने को मचल उठी। अपनी बहू के साथ मेरी बड़ी पटती है। हम सास बहू कम, दोस्त ज़्यादा हैं। हंसमुख, बातूनी और हर तरह से ख्याल रखने वाली लड़की है मेरी बहू निक्की। सच तो यह है कि जिस दिन से निक्की हमारी बहू बनकर इस घर में आई है, मुझे लगता है मेरी बेटी लाड़ो ही वापस आ गई है। लाड़ो की शादी कनाडा के एक व्यवसायी के साथ हुई है, इसलिए उसका आना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन उसकी कमी निक्की ने पूरी कर दी है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सच तो यह है कि मैं उसे कभी बहू के रूप में देखती ही नहीं। वह तो मेरी बेटी है। मैंने अपने बेटे और पति से लुधियाना जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। फ़ोन करके भाई को बताया तो वह उछल ही पड़ा, बोला मैं लेने आ जाऊं। मैं हंसी और बोली, अरे अभी तेरी बहन इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि दिल्ली से लुधियाना ना आ पाए। तू चिंता ना कर, निक्की साथ आ रही है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद अपने मायके आकर। यहाँ मेरा बचपन गुजरा, इस घर के आंगन में जवान हुई, ब्याही गई। सब कुछ चलचित्र सा आंखों के सामने से गुजरने लगा। निक्की के ससुर जी इसी आंगन में आए थे मुझे ब्याहने के लिए। दरवाजे पर घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तब छोटा ही अपने कंधे पर उठाकर भीतर लाया था। इसी घर के दरवाजे से माँ ने रोते हुए भारी मन से मुझे उनके साथ विदा किया था। शाम को मैंने सोचा कि चलो कुछ पड़ोसियों की खबर ले आऊं। पता नहीं अब कौन बचा है कौन नहीं। 4 गली छोड़कर मेरी बचपन की सहेली कुलवंत कौर का घर भी है, उसे भी देख आऊं। मैंने निक्की को ढूंढा तो देखा कि वह रसोई में अपनी ममिया सास के साथ कोई पंजाबी डिश बनाने में जुटी है। मैं अकेले ही निकल पड़ी। कुलवंत कौर सुंदर और तेज तर्रार पंजाबन थी। शादी के बाद वह कभी ससुराल नहीं गई, उल्टा उसका पति ही घर जमाई बनकर आ गया था। 2 बेटे हुए, बड़ा तो जवान होते ही लंदन चला गया और फिर वहीं किसी अंग्रेजन से शादी करके बस गया था। छोटा बेटा कुलवंत के साथ रहता था, पर भाई से सुना कि वह भी 5 साल पहले गुजर गया। पति पहले ही गुजर चुके थे। अब उसके घर में बस 2 प्राणी ही बचे हैं, एक कुलवंत और दूसरी उसकी जवान विधवा बहू।
कुलवंत शुरू से ही बड़े अक्कड़ और तेज स्वभाव की थी। सब पर हावी रहती थी, लड़ने में उस्ताद। पता नहीं बहू के साथ उसका कैसा व्यवहार होगा। उसकी पटती बस मेरे साथ ही थी, वह भी इसलिए कि मैं उससे थोड़ा दबती थी। वह बोलती थी और मैं सुनती थी। यह तमाम बातें सोचते सोचते मैं उसके घर पहुंच गई। उसकी बहू ने दरवाजा खोला। आंगन में पलंग पर बैठी कुलवंत पर नजर पड़ी तो मैं हैरान ही रह गई। मेरी ही उम्र की कुलवंत कितनी ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी है। बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, अपच, ना जाने क्या क्या बीमारियां उससे घेरे हुए हैं। मोटा थुलथुल शरीर, ऐसा कि खाट से उठना मुश्किल। उसके पति को गुजरे 20 साल हो गए। 5 साल पहले छोटा बेटा एक्सीडेंट में चल बसा। उसके बाद से कुलवंत अपनी बहू के साथ ही रह रही है। नाते रिश्तेदार अब झांकते भी नहीं। कुलवंत की तेज तर्रारी को देखते हुए पहले भी कौन आता था। सफेद कुर्ते सलवार में उसकी बहू का चेहरा देखकर मेरा दिल तड़प उठा। चाय की ट्रे हमारे सामने रखकर वह अंदर चली गई तो फिर नहीं लौटी। मैं कुलवंत से काफी देर तक बातें करती रही। ज्यादातर तो वह अपनी बीमारियों का रोना ही रोती रही। फिर बोली, तुम आई तो अच्छा लगा। यहाँ तो अब कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है। खामोश घर काटने को दौड़ता है, मौत भी नहीं आ रही। मैं हंसकर बोली, क्यों, इतनी प्यारी बहू तो है, उससे बोल बतियाया करो। कुलवंत एक फीकी सी मुस्कान देकर चुप लगा गई। मैं इंतजार करती रही कि उसकी बहू बाहर आए तो उससे भी कुछ बातें कर लूं। बेचारी का जवानी में सुहाग उजड़ गया। कैसा दुख लिख दिया भगवान ने इसके भाग्य में। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब वह ना आई तो मैं ही उठकर अंदर रसोई में गई तो देखा पीढ़े पर बैठी चुपचाप सब्जी काट रही थी। मैं वहीं बैठ गई दूसरे पीढ़े पर। वह मुस्कुराई। मैंने हंसकर कहा, सास के साथ बैठा करो, उनका अकेले दिल घबराता है। वह भी फीकी सी हंसी हंसी। फिर धीरे से बोली, उन्होंने जब कभी अपने पास बिठाया ही नहीं तो अब क्या बैठूं आंटी जी। मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई थी, सोचा था यहाँ इनसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर इनसे तो बस धुतकार ही मिली। हमेशा नफरत ही करती रही मुझसे, कभी प्यार के 2 बोल नहीं बोले। मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहीं। जब तक ये जिंदा रहे मेरी शिकायतें ही करती रहीं। ना मेरे ससुर को चैन से जीने दिया और ना मेरे पति को। मैं जब से इस घर में आई इनके ताने ही सुने। उनके गुजरने के बाद उलाहना देती रही कि मैंने इनका बेटा छीन लिया। अरे मेरा भी तो सुहाग उजड़ गया। आंटी जी, आपसे क्या छुपाना, ये मेरे पति का दिमाग खाती थी हमेशा। तभी एक दिन गुस्से में घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। यही जिम्मेदार है उसकी मौत की। इन्होंने कभी दूसरे की पीड़ा परेशानी ना समझी, दूसरे की खामोशी ना समझी। अब अगर शिकायत करें कि आज कोई उनसे बोलता नहीं तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इसमें गलती किसकी है। कुलवंत कौर की बहू की बातें सुनकर मेरे मुंह पर ताला पड़ गया। इसके बाद मैं उससे कोई नसीहत ना दे सकी। सच ही तो कहा था उसने। कुलवंत कौर आज अगर यह शिकायत करे कि वह अकेली है और कोई उससे बोलता नहीं तो इसकी जिम्मेदार वह खुद ही है। उसने जीवन भर जैसा बोया है अब बुढ़ापे में वही तो काटेगी। जब बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।